Welcome everyone. Today we will study national income and related aggregates. This is based on macroeconomics NCERT book class 12 CBSE. First, let us see what is national income. We will first look at the definition of national income. National income is the sum total of factor incomes earned by the normal residents of a country during the period of 1 year. So you can see the definition. There are certain things which I have highlighted with the blue color: factor incomes, normal residents, and the period of 1 year. Now factor incomes, we will study all these things one by one. So first of all, you need to keep in mind the definition of national income. Okay, so what is national income? National income क्या होती है? National income simply सभी factor incomes जो होती हैं उनका सम होता है। हमारी कंट्री में जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन काम कर रहे हैं उनकी जो इनकम है उनको अगर हम ऐड कर लेंगे एक साल की, ठीक है, तो वो नेशनल इनकम होगी। सो नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्नड बाय नॉर्मल रेसिडेंट। अब हम नॉर्मल रेसिडेंट को भी डिटेल में देखेंगे। वी विल स्टडी अबाउट नॉर्मल रेसिडेंट, हु इज नॉर्मल रेसिडेंट, हु इज नॉन रेसिडेंट। सो इन इकोनॉमिक सेंस वी विल स्टडी इट. So national income is the sum total of factor incomes earned by the normal residents of a country during the period of 1 year. Now a factor income. What is factor income? So from this definition we got factor income. तो factor income क्या है? Factor income होगी सभी जो factors हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इन सभी की जो इनकम रहती है, इन सभी की इनकम क्या रहती है वो हम एक एक करके देख लेते हैं. You have already studied about it, but again we will revise it. Factor income, these are payments made to the household sector by the firms for the use of their factor services. तो in simple terms हम ये समझ सकते हैं कि ये ऐसी पेमेंट्स रहती हैं जो हाउस होल्ड सेक्टर को मिलती हैं. कौन पे करता है? फर्म्स पे करती हैं फॉर देयर फैक्टर सर्विसेज. जो भी हाउस होल्ड सेक्टर अपनी फैक्टर सर्विसेज देता है उसके लिए फैक्टर सर्विसेज क्या हो गई. अब जो हाउस होल्ड सेक्टर के पास बड़े सारे फैक्टर्स हैं, जैसे लैंड है हाउस होल्ड सेक्टर के पास, उसके स्किल्स हैं, एंटरप्रेन्योरल स्किल्स हैं, ठीक है. तो कैपिटल अगर लैंड ये हाउस होल्ड की लग रही है तो ऑल दीज फैक्टर सर्विसेज. सो फैक्टर इनकम इंक्लूड्स द फॉलोइंग कंपोनेंट्स. तो ये 4 कंपोनेंट हैं, 4 जैसे फैक्टर्स रहते हैं उसके अकॉर्डिंग ही 4 कंपोनेंट्स हैं. तो फर्स्ट इज कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज. कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज क्या हो गया? जो भी हम एम्प्लॉइज को जो भी फर्म एम्प्लॉइज को देगी उनके काम के लिए, ठीक है, तो उसमें वेजेस और सैलरीज आती हैं. कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज इंक्लूड्स वेजेस एंड सैलरीज. सेकंड इज इंटरेस्ट. सो इंटरेस्ट किस पे मिलता है? तो कैपिटल होगी जो उस पे इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, तो इट इज रिसीव्ड फॉर द यूज ऑफ कैपिटल. थर्ड है रेंट. रेंट किस पे मिलता है? लैंड पे मिलता है. आपको इतना याद रखना, सिर्फ लैंड इज रिसीव्ड बाय द हाउस होल्ड फॉर द यूज ऑफ लैंड बाय द फर्म्स. फोर्थ इज प्रॉफिट. प्रॉफिट एंटरप्रेन्योरल जो स्किल होती हैं उनको हाउस होल्ड के पास उस पे प्रॉफिट मिलता है, ठीक है. इट इज रिसीव्ड बाय द हाउस होल्ड फॉर द यूज ऑफ देयर एंटरप्रेन्योरल स्किल्स बाय द फर्म्स आर प्रोड्यूसर्स. सो व्हाट इज फैक्टर इनकम? इट इज नाउ क्लियर टू यू. अब हम आगे चलेंगे. वी विल सी normal residents. Okay, so who is normal resident? This question comes in your mind. Who is normal resident? So in economics terminology we will see who is normal resident of a country. So I have highlighted with green. A normal resident is one who ordinarily resides in a country concerned and whose center of economic interest lies in that country. So यहाँ पे 2 वर्ड्स आ रहे हैं, ordinarily resides in a country and economic interest, ठीक है. वो रेजिडेंट नॉर्मल रेजिडेंट होगा कंट्री का जो कंट्री में जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई कर रहा है, ठीक है. अब इसको भी देखेंगे हम, इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या है और ऑर्डिनरली रिसाइड्स क्या है. जनरली ए पर्सन हु इज रिजाइडिंग इन अ कंट्री फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year और मोर. 1 year और मोर, तो 1 साल से ज़्यादा कोई अगर हमारी कंट्री में रह रहा है उसको हम नॉर्मल रेजिडेंट कह देंगे इकोनॉमिक्स टर्मिनोलॉजी में, ठीक है. एंड कैरिंग ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज सच एज प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन इन द कंट्री ही शी इज़ रिसाइडिंग. और वो जो नॉर्मल रेजिडेंट जो 1 साल से ज़्यादा रह रहा है हमारी कंट्री में, अगर वो प्रोडक्शन कंजम्पशन हमारी ही कंट्री में कर रहा है तो उसको हम नॉर्मल रेजिडेंट कह सकते हैं इकोनॉमिक्स की सेंस में, ठीक है. अब एग्जाम्पल से इसके रिलेटेड कि कौन नॉर्मल रेजिडेंट है हमारी कंट्री का और कौन नॉर्मल रेजिडेंट
नहीं होगा। तो 3 मैंने एग्जांपल्स नॉर्मल रेजिडेंट की दी हैं, 3 नॉन रेजिडेंट की दी हैं। फर्स्ट इज फॉरेन रेजिडेंट्स इन इंडिया लिविंग फॉर अ पीरियड मोर देन 1 ईयर। तो ऐसे फॉरेन रेजिडेंट जो 1 साल से ज़्यादा इंडिया में रह रहे हैं वो नॉर्मल रेजिडेंट होंगे। सेकंड, इंडियंस एम्प्लॉयड इन द ऑफिस ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इंडियंस जो भी इंडियंस हैं अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयड हैं तो नॉर्मल रेजिडेंट ही होंगे, क्योंकि उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारा देश है, वो वहाँ पे अगर पैसा कमाएंगे तो वो हमारी कंट्री में ही आएगा। ठीक है, तो इंडियंस एम्प्लॉयड इन द ऑफिस ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको डिफरेंस करना आना चाहिए कौन रेजिडेंट है कौन रेजिडेंट नहीं है। थर्ड इज इंडियन पीपल वर्किंग इन द ऑफिस ऑफ IMF इन इंडिया। अगर IMF का ऑफिस इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का ऑफिस इंडिया में है और इंडियंस वहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है, इंडियन पीपल वहाँ पे काम कर रहे हैं IMF के ऑफिस में, तो वो नॉर्मल रेजिडेंट ही कहे जाएंगे, क्योंकि उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारी ही कंट्री है, तो हमारी ही कंट्री के हैं वो लोग, और वो जो इनकम IMF के ऑफिस से कमाएंगे वो अपनी कंट्री में ही आएगी। ठीक है, नाउ हु इज़ नॉन रेजिडेंट। अब नॉन रेजिडेंट में कौन कौन आता है? फर्स्ट इज़ फॉरेन रेजिडेंट हु क्रॉस बॉर्डर्स रेगुलरली। जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स होते हैं, जो बार बार इंटरनेशनल बॉर्डर्स क्रॉस करता है फॉरेन रेजिडेंट, वो हमारी कंट्री का रेजिडेंट नहीं होगा, वो नॉन रेजिडेंट कहा जाएगा उसको। ठीक है, इकोनॉमिक सेंस में उसको नॉन रेजिडेंट कहा जाएगा। फॉरेन रेजिडेंट हु क्रॉस बॉर्डर्स regularly, who cross international borders regularly. Second is foreign visitors or travelers. फॉरेन विजिटर्स हमारी कंट्री में आते हैं, कुछ पैसे खर्च करके जाते हैं, है ना, तो लेकिन वो नॉन रेजिडेंट होंगे क्योंकि उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारा कंट्री नहीं है। थर्ड इज़ फॉरेनर्स वर्किंग इन द ऑफिस ऑफ IMF इन इंडिया। अब इंडियंस IMF में वर्किंग कर रहे थे तो वो नॉर्मल रेजिडेंट थे, लेकिन अगर IMF में फॉरेनर वर्कर्स जो हैं वो IMF में काम कर रहे हैं और IMF का ऑफिस जो है वो इंडिया में है, इंडिया में जो IMF का ऑफिस होता है, कंट्री में जैसे IMF का ऑफिस रहता है, तो इंडिया में अगर IMF का ऑफिस है, अगर फॉरेनर IMF के ऑफिस में काम कर रहा है तो वो हमारा रेजिडेंट नहीं होगा, वो नॉन रेजिडेंट होगा। ठीक है, वो नॉर्मल रेजिडेंट इंडिया का नहीं होगा। तो आई होप द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट इज क्लियर टू यू। So let us proceed further. Now these are the terms you need to clear in mind before we calculate national income. तो national income calculate करने से पहले ये सारे concept हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि जब भी numerical जहाँ आएगा तो आपको clear होना चाहिए कि इकोनॉमिक टेरिटरी में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, किसको हमने नेशनल इनकम में इंक्लूड करना है किसे नहीं इंक्लूड करना है। जैसे हमने रेसिडेंट जो कंट्री का कौन होगा नॉर्मल रेसिडेंट और कौन नॉन रेसिडेंट होगा, तो उस किस तरह से नॉन रेसिडेंट की इनकम को हमने माइनस करना है और रेसिडेंट की इनकम को ऐड करना है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट माइंड में होने चाहिए, इसीलिए इन कॉन्सेप्ट को देखा जा रहा है और जनरली इन कॉन्सेप्ट में से ही 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। सो व्हाट इज़ इकोनॉमिक टेरिटरी और डोमेस्टिक टेरिटरी। अब इकोनॉमिक टेरिटरी को हम डोमेस्टिक टेरिटरी भी कहेंगे, लेकिन डोमेस्टिक टेरिटरी का यहाँ पे मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी हमारे जो इंटरनेशनल बॉर्डर इंडिया का है उसको नहीं कहेंगे। तो क्या होगा डोमेस्टिक टेरिटरी? लेट अस सी। नाउ यूनाइटेड नेशंस सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स, यूनाइटेड नेशंस सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स, उसने डिफाइन किया है इकोनॉमिक टेरिटरी को एज दैट जियोग्राफिक टेरिटरी, आई हैव हाईलाइटेड as that geographic territory administered by the government within which persons, goods and capital circulate freely। तो ऐसी geographic territory जहाँ पे कैपिटल या पर्सनस या चीज़ें गुड्स होगी ये फ्रीली सर्कुलेट कर सकती हैं। ठीक है, ऐसी जोग्राफिक टेरिटरी जो गवर्नमेंट के द्वारा एडमिनिस्टर की जा रही हो और यहाँ पे पर्सनस लोग चीज़ें और कैपिटल जो है फ्रीली मूव करती हो। तो यहाँ से हमें क्या अब निष्कर्ष निकल रहा है तो हम देखेंगे। अब स्कोप ऑफ इकोनॉमिक टेरिटरी इंक्लूड द फॉलोइंग। तो इकोनॉमिक टेरिटरी में कौन क्या क्या आ जाएगा वो हम देखेंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर द थिंग्स यू नीड टू कीप इन माइंड, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको यहाँ से ही इसको ही आइडेंटिफाई करना रहता है कि क्या हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी या डोमेस्टिक टेरिटरी में आ रहा है और कौन सी चीज़ें हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी से बाहर हैं। सो लिसन केयरफुली। शिप्स एयरक्राफ्ट्स ऑपरेटेड बाय द रेसिडेंट्स बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज़। अब हमारे शिप्स या एयरक्राफ्ट हमारी बेशक दूसरी कंट्री में जा रही हैं या दूसरी कंट्री से फॉर एग्जांपल वहाँ से पैसेंजर्स को लाया जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका में अगर हमारे पैसेंजर लेकर हमारा एयरक्राफ्ट जा रहा है जहाँ शिप्स जा रही हैं तो वो उनकी टेरिटरी होगी, क्योंकि हम उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारी कंट्री है, इसीलिए वो
हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी में ही आएगा, ठीक है। सेकंड इज फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स एक्सेट्रा ऑपरेटेड बाय रेजिडेंट्स इन द इंटरनेशनल वाटर्स ओवर विच कंट्री हैव एक्सक्लूसिव राइट्स आर ज्यूरिसडिक्शन। तो हमारे जो इंटरनेशनल वाटर्स रहते हैं, ठीक है, जैसे हमारे इंडियन ओशन है, तो कहाँ तक हमारी वहाँ पे ज्यूरिसडिक्शन है, जहाँ इंटरनेशनल वाटर्स हैं वो, जहाँ पे हमारी ज्यूरिसडिक्शन रहती है, तो वहाँ पे अगर फिशिंग वेसल्स हैं, हमारे फिशिंग वेसल्स हैं, हमारे ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स हैं, ठीक है, तो वो सारा एरिया वो भी हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी में ही आएगा, ठीक है। हमारी जो मेन लैंड है उसके अलावा जो इंटरनेशनल वाटर्स वाला एरिया है वो भी अगर हमारी ज्यूरिसडिक्शन में आता है तो वो इकोनॉमिक टेरिटरी और डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। तो डोमेस्टिक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट पॉलिटिकल फ्रंटियर से बड़ा है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। थर्ड इज एम्बेसीज, मिलिट्री बेसिस एंड कंसुलेट्स लोकेटेड अब्रॉड। तो हमारी एम्बेसीज अब डिफरेंट कंट्रीज़ में रहती हैं, जहाँ मिलिट्री बेसिस भी हमारी कंट्री के रहते हैं, जहाँ किसी भी कंट्री के हो सकते हैं एक दूसरे देश में। तो वो अगर हमारी एम्बेसीज, मिलिट्री बेसिस और कंसुलेट्स फॉरेन कंट्रीज़ में हैं तो वो हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी में आएगा, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा, ठीक है, क्योंकि उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट जहाँ उनकी जो अर्निंग्स होगी वो हमारी कंट्री में आती हैं। दिस मीन्स दैट इकोनॉमिक टेरिटरी इज़ डिफरेंट फ्रॉम पॉलिटिकल टेरिटरी और जोग्राफिक फ्रंटियर्स। तो अब जोग्राफिक फ्रंटियर्स जो हमारे हैं, फॉर एग्जांपल जो भी हमारा जोग्राफिकल एरिया है कंट्री का, जहाँ पॉलिटिकल टेरिटरी है, जो भी हमारी इंटरनेशनल बॉर्डर्स हमारे दूसरे देशों के साथ है, उसके बीच वाला जो हमारा अपना एरिया है, तो सिर्फ वो ही नहीं आता इकोनॉमिक टेरिटरी में, बल्कि वो सारा एरिया आएगा जो जहाँ हमारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट होगा। बेशक हमारी कंट्री की कोई फर्म, अगर कोई हमारी कंट्री की फर्म जो है, जहाँ कंपनी है बाहर देश में काम कर रही है, लेकिन उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारा देश है, ठीक है, में आएगा, वो हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी में आएगा। तो ये याद रखने वाली बात है कि जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारा कंट्री होगी तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में ही आएगा, बेशक वो दूसरा देश है, जोग्राफिकली वो दूसरा देश हो सकता है। तो आई होप आपको इकोनॉमिक टेरिटरी या डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है ये क्लियर हो गया होगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी 3 मार्क्स में आ सकता है। Now it is also important to clear the difference between domestic income and national income. So what is domestic income and what is national income? So there is a difference. You need to keep in mind this difference. First is domestic income is the sum total of factor income. फैक्टर इनकम्स क्या हैं, जैसे मैंने पहले आपको बताया, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो ये डोमेस्टिक इनकम क्या है, सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम का सम है, जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री, नो मैटर हु जनरेट्स दिस इनकम। अब डोमेस्टिक टेरिटरी मैंने आपको बताया था क्या है डोमेस्टिक टेरिटरी, हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी, जो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में हो रहा है, ठीक है, तो उसको उन सभी की फैक्टर इनकम्स का सम, ठीक है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि कौन जनरेट कर रहा है, कौन जनरेट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो लेकिन डोमेस्टिक इनकम में डज नॉट इंक्लूड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड ये क्या होगा ये भी हम आगे देखेंगे। तो लेकिन डोमेस्टिक इनकम में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड नहीं आता, जबकि नेशनल इनकम में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड भी आता है। तो ये इतना सा याद रखने की बात है। इट इज़ नेशनल इनकम क्या है, वो भी सम टोटल है फैक्टर इनकम्स का। फैक्टर इनकम्स आपको पता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट according to the normal resident of a country, no matter where this income is generated, within the domestic territory or in the rest of the world. So ये कहीं भी जनरेट हो सकती है, बेशक दूसरे देशों में जनरेट हो रही है, तो हम इट इंक्लूड्स नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। तो बाहर की इनकम जो होगी नेशनल इनकम में वो इंक्लूड होती है। तो आगे चलते हैं। सो हाउ वी कन्वर्ट डोमेस्टिक इनकम इनटू नेशनल इनकम। तो डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में कैसे कन्वर्ट करते हैं हम। अब डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड NFIA। तो ये डोमेस्टिक इनकम और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड जो बाहर से इनकम आई इज इक्वल्स टू नेशनल इनकम, ये हमें पता है, ठीक है। डोमेस्टिक इनकम को और जो बाहर से इनकम आती है उसको हम अगर ऐड करेंगे तो हमें नेशनल इनकम मिलेगी। अब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड ये क्या है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड ये क्या है, ये मैंने आपको पहले भी लेक्चर में बताया है। इसको हम फीफा माइनस फीटा भी बोलते हैं। फैक्टर इनकम अर्नड बाय अवर रेजिडेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हमारे फैक्टर्स ने जो बाहर कंट्रीज से इनकम अर्न की, ठीक है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दूसरे देशों से हमारी कंट्री के लोगों ने जो इनकम अर्न की, वो किसी भी जगह एंगेज हो सकते हैं, वहाँ से जो इनकम आई, माइनस
फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉन रेजिडेंट इन अवर डोमेस्टिक टेरिटरी, और नॉन रेजिडेंट जो हमारी कंट्री में हैं उन्होंने जो इनकम अर्न की उसको अगर हम माइनस कर देंगे, यानी जो इनकम यहाँ बाहर से हमारी कंट्री के लोग लेकर आ रहे हैं माइनस वो इनकम जो हमारी कंट्री से फॉरेनर्स लेकर जा रहे हैं उससे हम माइनस कर लेंगे, तो हमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मिल जाती है। नेक्स्ट, इन द सिमिलर वे वी कैन कन्वर्ट नेशनल इनकम इनटू डोमेस्टिक इनकम। तो अगर हमें नेशनल इनकम मिल गई है तो डोमेस्टिक इनकम भी हम निकाल सकते हैं। वो कैसे? सिंपल, हम नेशनल इनकम से NFIA माइनस कर देंगे, ठीक है। तो नेशनल इनकम से हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस कर देंगे। तो ये आपको दिख रहा है नीचे, नेशनल इनकम माइनस NFIA इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम। तो आपको कोई भी टर्म दी हो, 2 टर्में दी हो तो आप तीसरी निकाल सकते हो। तो इस तरह से आप डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम दोनों निकाल सकते हो। अब हम इक्वेशंस देखेंगे तो किस तरह से डिफरेंट एग्रीगेट्स रहते हैं और इनकी क्या इक्वेशंस रहती हैं, कैसे हम अगर हमें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पे चाहिए नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस पे चाहिए, तो किस तरह से हम सभी एग्रीगेट्स की वैल्यूज़ निकालते हैं और क्या क्या इक्वेशंस रहती हैं, वी विल सी। So first is gross domestic product, which is equals to market value of final goods and services produced within the domestic territory of a country in an accounting year। तो gross domestic product क्या है? सिंपली मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में जो प्रोड्यूस किया जा रहा है उसको हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। अब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है उसमें से अगर हम डेप्रीसिएशन माइनस करते हैं तो हमें नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। ग्रॉस में से अगर डेप्रीसिएशन करेंगे तो नेट मिलेगा, ठीक है। डेप्रीसिएशन मैंने आपको बताया था, इट इज सिंपली वेयर एंड टियर ऑफ मशीन और जो भी हमने पैसा खर्च किया होता है कैपिटल को, टूटी फूटी कैपिटल स्टॉक को रिपेयर करने में। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस डेप्रीसिएशन इज इक्वल्स टू नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में अगर हम डेप्रीसिएशन ऐड करते हैं तो GDP मिल जाता है, यानी इसका ही उल्टा। अगर हमारे पास तीनों हैं तो इनमें से एक तो निकाला ही जा सकता है अगर 2 भी टर्म्स दी है, ठीक है। तो ये तो सिंपल है, आपको अगर GDP निकालना है, आपको NDP और डेप्रीसिएशन दिया गया है तो सिंपली आप NDP और डेप्रीसिएशन को ऐड करेंगे, आपको GDP मिल जाएगा। ये दोनों इक्वेशन तो आगे पीछे किया है बस, और कुछ भी नहीं है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की आपको डेफिनेशन याद रखनी है, जैसे मैंने लिखी हुई है ग्रीन में, तो आप इसको पढ़ सकते हैं, नोट कर सकते हैं। अब हम एक एक को स्टडी करेंगे। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, GNP एट मार्केट प्राइस, वो किसके बराबर होता है? विच इज इक्वल टू GDP एट मार्केट प्राइस प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो यहाँ पे GNP ग्रॉस नेशनल, वर्ड नेशनल आ रहा है, तो नेशनल मीन्स कि जो बाहर से इनकम है वो भी इंक्लूड होगी, इसीलिए हमने यहाँ पे NFIA को इंक्लूड किया है। तो NFIA को इसीलिए इंक्लूड यहाँ पे किया गया है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को इंक्लूड किया गया है, क्योंकि यहाँ पे नेशनल वाला हमें चाहिए, ठीक है। तो मार्केट प्राइस तो देखेंगे मार्केट प्राइस भी कैसे होता है, क्या होता है। आगे है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस यानी NNP एट मार्केट प्राइस। वो क्या होगा? सिंपली नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस प्लस NFIA, ठीक है। तो इसको हम दोनों को NDP और नेट NFIA को प्लस करेंगे। तो वो क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे नेट नेशनल प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो हमें डोमेस्टिक वर्ड को हटाना है। यहाँ पे देखो डोमेस्टिक है ना, D एंड DP है, D को हटाने के लिए हमें NFIA को प्लस करना होगा, तो हमें NP मिलेगा, नेट नेशनल मिलेगा, ठीक है, नेट नेशनल मिलेगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो इस यहाँ पे हमने डोमेस्टिक को अगर हटाना है तो हमें बाहर की इनकम को भी प्लस करना है। नेक्स्ट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, GDP एट फैक्टर कॉस्ट। तो ये क्या है? GDP एट फैक्टर कॉस्ट ये क्या है? इज इक्वल्स टू कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। तो ये आपको पता है फैक्टर कॉस्ट अगर वर्ड जुड़ा है तो फैक्टर की जो इनकम है सिंपली हम उसको प्लस कर देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हमें पता है कि डेप्रीसिएशन भी इंक्लूड होती है, क्योंकि वर्ड ग्रॉस है ना, तो इसीलिए डेप्रीसिएशन भी इंक्लूड है इसमें, तो इसीलिए डेप्रीसिएशन को प्लस किया गया है। तो बाकी वैसा ही है, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट्स प्लस डेप्रीसिएशन लिखा हुआ है। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, NDP एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल्स टू कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज
प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट्स। तो एनडीपी एट फैक्टर कास्ट क्या हो गया? अब डोमेस्टिक इनकम नेट डोमेस्टिक इनकम है, ठीक है, नेट तो है ही, ठीक है, इसमें से डेप्रिसिएशन नहीं है, इसका मतलब डेप्रिसिएशन हमने नहीं प्लस किया है, इसीलिए ग्रॉस था पीछे तो डेप्रिसिएशन प्लस कर लिया। तो इसमें नेट है तो नेट में डेप्रिसिएशन प्लस नहीं करेंगे, सिंपली हम फैक्टर्स की इनकम को ही प्लस कर रहे हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं जीडीपी एट फैक्टर कास्ट। अब जीडीपी एट फैक्टर कास्ट क्या होगा? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट प्लस डेप्रिसिएशन। जैसे हमने पिछली दो ये लाइन्स पढ़ी हमने, तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट प्लस डेप्रिसिएशन। तो इस तरह से एनडीपी एट फैक्टर कास्ट भी निकल सकता है। सिंपली हमने डेप्रिसिएशन को दूसरी तरफ ले लिया, जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन कर लिया, तो हमें नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मिल गया, नेट मिल गया। डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे तो नेट मिलेगा। और अगर हमें डोमेस्टिक हटाना है, डोमेस्टिक की जगह हमें नेशनल करना है, जैसे ऊपर आपने देखा, तो उसमें हमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को माइनस करना पड़ेगा। बस इतना सा सिंपल डिफरेंस है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट जीएनपी एट फैक्टर कास्ट क्या होगा? विच इज इक्वल्स टू जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। अब हमने डी की जगह में, अगर हमें डी की जगह में यहाँ पे एन करना है, ठीक है, ये एन करना है डी की जगह, तो डी को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस करना पड़ेगा। मतलब हमें नेशनल इनकम मिल जाएगी, डोमेस्टिक से हमें नेशनल मिल जाएगी जब हम NFIA को प्लस करेंगे। तो एनएनपी एट फैक्टर कास्ट होगी एनडीपी एट फैक्टर कास्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। हमने सिंपली डोमेस्टिक को अगर हटाना है, डोमेस्टिक की जगह हमें नेशनल करना है, अगर नेट नेशनल करना है तो नेट डोमेस्टिक में हमें बाहर की इनकम को भी प्लस करना पड़ेगा, यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस करना पड़ेगा। इस तरह से हमें एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट मिल जाता है। Since NDP at factor cost is compensation of employees plus rent plus interest plus profits, तो NDP की जगह हम ये अगर ऊपर इक्वेशन में फिल करते हैं तो हमें नेशनल इनकम क्या मिलती है? NNP at factor cost क्या होगा? NNP at factor cost is simply equals to compensation of employees plus rent plus interest plus profits plus net factor income from abroad NFIA. So national income is simply the sum total of the factor incomes earned by the normal resident of a country in an accounting year, ठीक है। तो किस तरह से हमारे सारे फैक्टर इनकम की प्लस होगा और साथ में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड उसका प्लस होगा नेशनल इनकम, ये आपने देखा। सो इस तरह से हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं और ये सारी इक्वेशंस रहती हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। इफ़ यू have to solve the numericals, you need to use these equations to arrive at the result. So that's all for today. You can subscribe the channel Decipher and Learn for updates. Thank you for watching.